हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दोस्तों ये चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, सोशल साइंस का पार्ट है एक हिस्ट्री। तो हम लोग आज फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये हिस्ट्री आपको, मुझे पता है चैप्टर इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री किसी को पसंद भी नहीं होती है। आप लोग इस चैप्टर को बस सिर्फ सुनिएगा, जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ उसमें सिर्फ कहानी सुनिएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप उसको एक इलेबरेट करके लिख भी सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये था कि किसी ने अपनी तरफ से एक अफवाह फैला दी जनता में कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पे गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों यह खबर आग की तरह फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बन गया। लोगों ने सोचा ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके मरा जाए। पीपल थॉट दैट इट इज़ बेटर टू बी किल्ड बाय डूइंग समथिंग देन टू डाई लाइक दिस। फ्रांस के लोगों ने जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 7,000 men and women gathered in front of town hall and decide to form पीपल्स मिलिशिया। सभी लोगों ने डिस्कस किया कि हम राजा के अगेंस्ट विद्रोह करना चाहिए तो हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ लोगों ने यह कहा क्यों ना सरकारी भवनों को लूटा जाए। मतलब कि वो लोग उसमें थे कि सरकारी दफ्तरों से भी हम हथियार ले सकते हैं। If we want to stand up and rebel against the king, then we will need the weapon for that. So some people said that why not forcefully loot the weapons kept in the government building. सबसे पहले लोगों ने यही किया कि बेस्टाइल किले के जेलों को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें भारी तादाद में गोला बारूद मिलने की संभावना मिली। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में उन्हें गोला बारूद ये सारी चीज़ें मिली, बॉम्ब वगैरह। बेस्टाइल किले का जो कमांडर था वो इस युद्ध में मारा गया और वहाँ के जेल के कैदियों को भी उन लोगों ने छुड़ा लिया। दोस्तों ये बात अलग है कि वहाँ सिर्फ 7 कैदी थे। लोगों ने बेस्टाइल किले की कीमती चीज़ों को चुरा लिया और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने ख़रीदा जो इसे याद के रूप में रखना चाहते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसके बाद भी पेरिस में कई लड़ाइयाँ हुई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि लोग रोटी कपड़ा मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगे। बहादुर राजा ग्लोटिया को सर काट के मार दिया गया। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ होगा? वाई डिड दिस हैपन? हाउ डिड दिस हैपन? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इसमें क्या हुआ होगा। इस चैप्टर में हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि क्या हुआ होगा। ये जानने के लिए हमें 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सोसाइटी में जाना होगा। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो ये बात 1774 की है, जब बर्बन डायनेस्टी के राजा लुई 16 राजगद्दी पर बैठा। तब उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुआ। बहुत दिनों से युद्धों के कारण खजाना किले का, जो बेस्टाइल किले का था, वो खाली हो गया था। वहाँ की शान और शौकत सब बिखर से गई थी। तो पेरिस को पैसों की ज़रूरत थी। तो लुई 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से उन लोगों ने कर्ज़ लिया था, तो उसका भी कर्ज़ उनके ऊपर था। 1 बिलियन लिब्रो कर्ज़ हो चुका था लगभग। अब जो कर्जदार थे वो 10% इंटरेस्ट के साथ उस डिमांड की भी मांग कर रहे थे। इधर राजा के ऊपर खर्च की चिंता और सेना का खर्च, राज दरबारी का खर्च, विद्यालयों का खर्च, इन सब की चिंता राजा को सताने लगी थी। राजा कौन थे? लुई 16 थे। फ्रांस के राजा लुई 16 ने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इन 18th सेंचुरी फ्रांस वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट वॉज क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। सेकेंड स्टेट इज़ नोबिलिटी, किंग एंड हिज फैमिली। थर्ड स्टेट इज़ रिमेनिंग पीपल लाइक बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर एंड लेबर। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में 90% फार्मर, किसान थे। अब ये मत आप सोचिएगा कि किसान थे तो सारी ज़मीन उनकी थी तो वो विद्रोह खुद भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था दोस्तों। जो किसान थे उनके पास 90% ज़मीन ज़रूर थी, लेकिन उन पर कब्ज़ा 60% लोगों ने, फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने भी कुछ % इलाकों पे कब्ज़ा किया था। और दोस्तों ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, इन्हें टैक्स भी
पे नहीं करना पड़ता था, ये ऐशो आराम की लाइफ जी रहे थे। और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। वैसे तो टैक्स किसानों के द्वारा जो चर्च में पे किया जाता था उसे हम टिथ कहते हैं। टिथ वॉज द 1/3 पार्ट ऑफ द क्रॉप। टिथ को धार्मिक टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और राजा ने आने वाली चीज़ों पर भी टैक्स बढ़ा दिया, जैसे टोबैको, सॉल्ट। तो इस प्रकार राजा ने सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए और राजा टैक्स वसूलते थे और उसे मात्र थर्ड स्टेट के लोगों को ही भरना पड़ता था। फ्रांस 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और 1789 में उसकी जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। अब आप खुद ही सोचो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। फसल की पैदावार उतनी ही थी मगर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती ही जा रही थी, तो फूड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होने लगी। लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसके बाद महंगाई बढ़ती गई और इसमें गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। लोगों ने रिवोल्ट किए इसके अगेंस्ट, बट कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ का। ना ही एजुकेशन थी, ना ही किसी के पास पैसे थे। वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, तो लोग धीरे धीरे एजुकेट होने लगे। उनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आने लगे। लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आ रहे थे। अब लोगों को सही गलत की समझ होने लगी थी। The right of the people should not be decided by their birth but on the basis of their merit on the society। कुछ ऐसे फिलोसफर भी जन्म लेने लग गए जो इन बुरी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। जीन जैक रूसो और जॉन लॉक, दो ऐसे फिलोसफर थे। उनका ये मानना था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इक्वल राइट्स, फ्रीडम, इक्वल लॉ सभी के लिए हों और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो जनता की सुने, अपनी ना चलाए। इसके ऊपर जॉन लॉक ने एक अपनी किताब लिखी थी, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने मोनार्की गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी विरोधाभास भाषा का प्रयोग किया है। महंगाई बढ़ रही थी, टैक्स भी बढ़ रहा था, लोग भूखे मर रहे थे और जनता राजा पर भड़क रही थी। तो यहीं से शुरू होता है एक रेवोल्यूशन और उस रेवोल्यूशन को जानने के लिए हम लोग आगे चैप्टर में और देखते हैं।